खंड 2 अध्याय 7। लानत है चोर पर। 2 घंटे बाद चू वैन और डिएन टुट्रुक को पता चला कि उनके बटुए गायब हो गए थे। जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया, वेटर बिल लेकर आया। सर और मैडम, क्या आप नकद या कार्ड से भुगतान करना चाहेंगे? तियान तुझू अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, जैसे कि वह किसी परीलोक में खो गया हो। झो यून ने वेटर को देखकर मुस्कुराया। कृपया मिठाई डाल दें। हम यहाँ थोड़ी देर और बैठेंगे। वेटर चला गया। तियान तुझू ने कहा, वह आदमी बहुत बढ़िया है। वह बस किसी से टकरा गया और कुछ चुरा लिया। बिल्कुल फिल्मों की तरह। तुम अब भी उसकी प्रशंसा करते हो? वैसे भी अंदर बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं। हाँ, तुम्हारा पहचान पत्र तुम्हारे बटुए में है न? उसे बुलाओ और उसे इसे रखने के लिए कहो। तियान तुझू, उसने हमारा बटुआ चुरा लिया। झो यून ने चोरी शब्द पर जोर दिया। तुम कैसे दिखावा कर सकते हो कि तुमने अपने दोस्त के घर पर कुछ छोड़ा है? तियान शिवझू ने मुंह बनाया। तो चलो पुलिस को बुलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। झो यून चुप हो गया। तियान शिवझू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो इसे भूल जाते हैं। सेल फोन की घंटी बजी। झो यून ने स्क्रीन पर कॉलर को देखा, तुरंत अपनी सीट से उछल पड़ा और फोन का जवाब देने के लिए एक शांत कोने में चला गया। रेन डी। हाँ। तुम क्या सोच रहे थे? चू वान ने अपना फोन पकड़ लिया। ली शुन जेल से बाहर आ गया है। तुम्हें कम से कम मुझसे कुछ तो कहना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि जब हम आज मिले थे तो उसने... वह कैसा है? रेंडी ने इत्मीनान से पूछा। क्या तुम बहुत गुस्से में हो? रेंडी ने हंसते हुए कहा, मैंने जानबूझकर ऐसा किया। तो क्या हुआ? झो यून, क्यों? रेंडी, मैं उसे परेशान देखना चाहता था। यह कारण इतना वैध था कि लोग इसका खंडन नहीं कर सकते थे। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? रेंडी ने पूछा। उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, या यूं कहें कि पहले तुम्हारा क्या रिश्ता था? तुम्हें यह बताने की क्या जरूरत थी कि वह जेल से रिहा हो गया है? झो यू चुप रहा, फिर पूछा, वह तुमसे कब मिला था? कल रात। वह बाहर आते ही सबसे पहले गांव जियानहोंग को खोजने आया था। वह उस फेंग आदमी को देखकर भड़क गया होगा और तुरंत पैसे मांगने के लिए मेरे पास भागा होगा। क्या तुम्हें पता है उस समय उसके हाव भाव कैसे थे? क्या? ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उस पर एहसानमंद है। कौन उसका कुछ भी एहसानमंद है? लानत है, कोई भी उसका कुछ भी एहसानमंद नहीं है। रेन डी ने उदासीनता से अपनी सिगरेट पर कश लगाया। जब तुमने बैंड शुरू किया था, तब तुमने उससे मदद मांगी थी। झो यून ने कसम खाई कि उसे यह केवल संयोगवश याद है और उसने उसे आकस्मिक रूप से याद दिलाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से रेन डे तुरंत क्रोधित हो गई। क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? झो यून ने तुरंत समझाया, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारा क्या मतलब है? झो यून ने पाया कि वह हमेशा केवल 2 लोगों से डरती थी। एक ली शुन था, दूसरा रेन डे था, और यह कभी नहीं बदला था। मैं बस... झो यून कोई बहाना नहीं बना सकी, इसलिए वह केवल सच बता सकी। मैं बस खुश थी। क्या? जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसकी भावनाओं के सभी उतार चढ़ाव धीरे धीरे शांत हो गए। अंत में झो यून को एहसास हुआ कि अनगिनत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं, जीवन के उतार चढ़ाव, दृश्य बने रहने और लोगों के गायब होने के बीच अभी भी एक छिपी हुई, सबसे साधारण लेकिन उल्लेखनीय और आनंददायक बात थी, जो यह थी कि उसे 2 साल पहले रिहा कर दिया गया था। 2 साल शायद दूसरों के लिए कुछ खास न हो, लेकिन ली शुन के लिए यह बहुत बड़ा बदलाव था। रेन डी, क्या तुम नाराज नहीं हो? झो यून, किस बात पर नाराज? रेन डी,
जब वह बाहर गया तो वह तुम्हें खोजने भी नहीं आया और उसका रवैया अभी भी वैसा ही था। झो यून ने कहा, वह हमेशा से ऐसा ही रहा है। यह पहला दिन नहीं है जब तुम उसे जानते हो। अभिमानी, लालची और बेहद विनाशकारी। वह एक डाकू की तरह था, हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि सब कुछ उसके हाथ में हो, और इससे पहले उसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आपको अलग तरीके से सोचना चाहिए, चू यून ने रेन डी को सलाह दी। उसका व्यवहार साबित करता है कि वह फिर भी उठ पाएगा। रेन डी हंसा। लानत है, मैं यह मानना पसंद करूंगा कि वह और फेंग जी जिंग ससुराल वाले हैं, बजाय इसके कि यह मानो कि वह उठ नहीं पाएगा। यह लड़की वाकई बकवास करती है। लूटपाट और आग लगाना, झाड़ू लगाना और मारना, या तो आक्रमण करो या मर जाओ। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उसने सही किया या गलत, लेकिन वह हमेशा से ऐसा ही रहा है। यह सही है। चू यून को कुछ याद आया और उसने रेन डी को याद दिलाया, उसे अभी कोई पैसा मत दो। जेल में एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। मुझे लगता है कि उस आदमी में कुछ गड़बड़ है। मुझे डर है कि वह उसे भड़का रहा है। चाहे तुम कैसा भी महसूस करो, यह बेकार है। समस्या यह है कि वह क्या सोचता है। उसे वह करने से कौन रोक सकता है जो वह करना चाहता है? रेंदी ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि राक्षस अभी भी थोड़ा भी नहीं बदला है। सब ठीक होना चाहिए। झो यू चिकनी संगमरमर की दीवार से सटकर खड़ा हो गया। उसे अभी अभी फेंग जी जिंग के बारे में पता चला है। वह बहुत परेशान है। उसे बस शांत होने की जरूरत है। उसे कुछ समय दें। अभी तक खाना नहीं खाया। हो निंग कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठ गया। बाथरूम की ओर आवाज लगाई, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, चलो खाना खाते हैं। बाथरूम का दरवाजा खुला। ली जुन बिना शर्ट के बाहर आया। खिड़की के पास बैठकर अपना चेहरा पोंछने लगा। यह वह अपार्टमेंट था जिसे वे अस्थायी रूप से किराए पर ले रहे थे। खिड़की के बाहर कमरे के सामने एक स्टोरेज रूम था और गंदे बिजली के तारों से भरी एक मेज थी। शाम के 6:30 बजे क्षितिज सुनहरा था। सूर्यास्त की रोशनी पुरानी लकड़ी की सलाखों को भेदते हुए ली शुन की पीठ पर बने क्रॉस को रोशन कर रही थी। उसका सिर एक सफेद तौलिए से ढका हुआ था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। पानी की बूंदें उसके शरीर की रेखाओं का अनुसरण करते हुए फर्श पर टपक रही थी, जिससे एक पोखर बन गया था। चलो खाना खाते हैं, हो निंग ने कहा। ली शुन ने तौलिया एक तरफ फेंक दिया। तुम खुद ही खाना खाओ, मुझे बाहर कुछ काम है। तुम कहाँ जा रहे हो? ली शुन ने जवाब नहीं दिया। वह खड़ा हो गया। उसके बाल अभी भी सूखे नहीं थे। हर एक बाल आपस में चिपके हुए थे और बेहद जिद्दी लग रहे थे। तुम कहाँ जा रहे हो? हो निंग ने फिर पूछा। ली शुन ने टी शर्ट पहनी, दरवाजे पर गया और सुविधाजनक तरीके से जूते की अलमारी से बेसबॉल कैप उठाकर अपने सिर पर रख ली, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से ढक गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। हो निंग ने उसकी पीठ पर आवाज लगाई, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? ली शुन ने एक टैक्सी बुलाई और 40 मिनट के बाद कार चेंगशी के एक साधारण आवासीय क्षेत्र में चली गई। क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें बहुत तेज थीं और कभी-कभी एक दो आवारा बिल्लियां फूलों की क्यारियों, चिनार के पेड़ों और घास के बीच से निकल आती थी। पार्क में कुछ वृद्ध लोग महाजोंग खेल रहे थे और कुछ जोड़े टहल रहे थे। बीच में सबसे चमकीली जगह पर बच्चे खेल रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे मानो उन्हें दूसरों को परेशान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ली शुन ने अपने आस-पास के घरों के नंबर देखे, फिर अपना सिर नीचे किया और छोटी सड़क पर चल दिया। कुछ ही देर बाद एक विज्ञापन पोस्टर उसकी नजर में आया। उसने उस युवक की तरफ देखा जिसकी तस्वीर पोस्टर पर छपी थी। उसने टाइट पैंट और वी गर्दन वाली शर्ट पहन रखी थी।
उसका फिगर बेहद आकर्षक था। पोस्टर फोटो में दिख रहे व्यक्ति जितना ही लंबा था, जिससे उसे ऊपर देखने पर मजबूर होना पड़ा। बहुत समय हो गया था जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जिसका वह इस तरह सम्मान करता हो। ली तुआन ने दरवाजे की तरफ देखा और सिगरेट निकाली। वह दीपक जलाने ही वाला था कि दरवाजा खुल गया। ली तुआन का दिल जोरों से धड़क रहा था। एक 6 या 7 साल की लड़की ने अपना सिर बाहर निकाला और उसे देखा, फिर आश्चर्य से चिल्लाई, जिससे रात का सन्नाटा टूट गया। मिस जुआन ले, मैंने तुमसे कहा था कि दरवाजा मत खोलना। अगर मच्छर अंदर आ गए तो तुम मुझे दोषी ठहराओगी। एक गहरी, गर्म पुरुष आवाज धीरे धीरे गूंजी। जुआन ले नाम की लड़की भागने ही वाली थी कि एक हाथ ने उसे पीछे खींच लिया। अभी स्कूल खत्म नहीं हुआ है, तुम कहाँ जा रही हो? जैसे जैसे आवाज धीरे धीरे साफ होती गई, एक युवक घर से बाहर निकला। उसके बाल सावधानी से कंघी किए हुए थे। उसने गहरे लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी। खुले कॉलर से उसकी मजबूत छाती दिख रही थी। नीचे उसने काली पैंट पहनी हुई थी, जो उसके सुडौल पैरों को ढक रही थी। उसने एक हाथ से जुआन ले को गले लगाया। छोटी लड़की फिर से जोर से हंसने लगी। उसने आंगन में खड़े व्यक्ति की ओर इशारा किया। फोनहेड ट्रैक ने अपना सिर घुमाकर दरवाजे पर विज्ञापन लाइट से 3 मीटर दूर खड़े व्यक्ति की ओर देखा। वहां चमक रही लाइट बेहद कमजोर थी, इसलिए उसका पूरा शरीर अंधेरे में डूबा हुआ था। मिस जुआन ले, फोनहेड ट्रैक की नज़र बेसबॉल कैप पर पड़ी और उसने चुपचाप अपने कंधे पर बैठी छोटी लड़की से चर्चा की। अगर तुम मेरे लिए उस व्यक्ति की टोपी उतार दो, तो मैं तुम्हें कल एक गुड़िया दूंगा। ठीक है, जुआन ले उत्साहित था। फोनहेड ट्रैक ने छोटी लड़की को जमीन पर लिटा दिया और छोटी लड़की खुशी खुशी ली तुआन के सामने चली गई। छोटी लड़की की लंबाई लगभग लाई तुआन की कमर जितनी थी। उसका एक हाथ उसकी बेल्ट को खींच रहा था, दूसरा हाथ ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अभी भी उसकी छाती तक नहीं पहुंच पा रही थी। लाई तुआन निश्चल खड़ा रहा। छोटी लड़की जुआन ले ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें टोपी के नीचे की शांत आंखों से मिली, धीरे धीरे आंसुओं से भर गईं। मुझे टोपी दे दो, छोटी लड़की की आवाज भावनाओं से भर गई थी। ली तुआन के हाथ में अभी भी एक बिना जली सिगरेट थी। उसने अपनी आंखें नीची की और कुछ देर तक छोटी लड़की को देखा। आखिरकार सिगरेट को दूर रख दिया और अपनी टोपी उतार दी। जुआन ले ने खुशी खुशी टोपी फोनहेड ट्रैक को दे दी। फू यी झुओ ने छोटी लड़की को पीछे खींचा, यार्ड में मौजूद व्यक्ति को देखा और धीरे से कहा, मिस जुआन ली, उस व्यक्ति को देखो। जुआन ली ने अपना सिर घुमाया। फू यी झुओ ने पूछना जारी रखा, क्या आपको लगता है कि वह सुंदर है? जुआन ली ने ली जुन के चेहरे को देखा, फिर शर्मा गई और सिर हिला दिया। फू यी झुओ भी मुस्कुराई। हमारे शिक्षक और छात्र की आंखें बहुत समान हैं। चलो अंदर चलते हैं। जुआन ली ने हंसते हुए कक्षा में भाग लिया। और तुम भी अंदर आओ, फू यी झुओ ने लीक सुन से कहा। लीक सुन ने एक कदम उठाने से पहले 2 सेकंड के लिए हिचकिचाहट की। नृत्य कक्ष बड़ा नहीं था, फर्श साफ और चमकदार था। दीवार पर एक बड़ा दर्पण लटका हुआ था, जिस पर कई गंदे चित्र चिपकाए गए थे और गहने भी थे जो लड़कियों को पसंद थे। इस समय 4 या 5 बच्चे कमरे में खेल रहे थे और मूल रूप से कोई भी नृत्य कर रहा था। सभी की शुरुआती लाइनें एक ही हैं। फू यी झू की अभिव्यक्ति एक अंतिम संस्कार के रूप में दयनीय थी और टॉयलेट पेपर लेकर जमीन पर बैठकर दही पोंछ रहा था। जुआन ले ने मौके का फायदा उठाते हुए उसे कसकर गले लगा लिया और जाने नहीं दिया। दुर्भाग्यवश छोटी लड़की की भुजाएं बहुत छोटी थी और फोनहेड ट्रैक की पीठ एक विशाल पेड़ की तरह मजबूत थी,
इसलिए छोटी लड़की उसे पूरी तरह से गले नहीं लगा सकी। वो नहर ट्रैक अभी खड़ा हुआ था, लड़की गिर गई। वो नहर ट्रैक पलटकर स्टूल पर बैठ गया। तुम यहाँ डांस क्लास खोलने क्यों आए हो? ली तुआन ने धीरे से पूछा। आप पूछ रहे हैं कि आपने नृत्य कक्षा क्यों खोली या आपने यहाँ कक्षा क्यों खोली? वो नहर ट्रैक ने ली तुआन की तरफ देखा। ली तुआन ने नजरें फेर ली। मैं डांस क्लास इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि मुझे यह पसंद है, और जहाँ तक यहाँ आने की बात है, वो नहर ट्रैक ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए भी क्योंकि मुझे यह पसंद है। ली तुआन ने कहा, क्या तुम पैसे कमा सकते हो? बताओ मुझे। फू यी झुओ ने दुखी होकर कहा, यह बहुत दुखद है। हम भिखारी बनने वाले हैं। सब कुछ फिर से शांत हो गया। फू यी झुओ, लेकिन मैं भविष्य के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। ली शुन ने उसकी ओर देखा। फू यी झुओ अपने पीछे लगे आईने के सामने झुक गया, चुपचाप ली शुन को देखते हुए, और पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? खंड 2 अध्याय 8। ली तुआन ने लंबे समय तक सोचा। उसने काली शर्ट पहनी हुई थी, उसके कंधे झुके हुए थे। वह जिद्दी और थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ भी असामान्य नहीं था। वह पहले भी ऐसा ही था। वो नहर ट्रैक ने मन ही मन सोचा। हालांकि ली तुआन बाहर से घमंडी लगता था, लेकिन वास्तव में वह लोगों को बहुत सुरक्षित महसूस कराता था। वह अत्यंत दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं। जब तक वह उनकी रक्षा के लिए मौजूद हैं, दूसरों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह कठिनाइयों से नहीं डरता था, नहीं वह शिकायत करता था, भले ही भाग्य अनुचित था। फू यी झुओ को कड़वाहट महसूस हुई। जुआन, फू यी झुओ की आंखें बहुत सुंदर थीं, और हर बार जब वह गंभीर होता था तो वे गहन और दृढ़ हो जाती थीं। उसने ली शुन से कहा, हमेशा कोई ना कोई तुम्हारे साथ होता है। ली शुन ने उसे चुपचाप देखा। फू यी झुओ की आवाज शांत थी। हालांकि बहुत सारे नहीं हैं, वे सभी प्रतिभाशाली लोग हैं। आपको वास्तव में अकेले सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ली जुन की अभिव्यक्ति अचानक स्तब्ध रह गई। फू यी झुओ उसके करीब आया और सख्ती से कहा, तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम्हें मेरी सलाह माननी होगी, छोटा भाई। यह शब्द लोगों को बहुत सी चीजें मांगने पर मजबूर कर देता है। ली जुन ने अपना सिर नीचे कर लिया। कुछ मीटर की दूरी पर बच्चों का एक समूह एक दूसरे का पीछा कर रहा था, खेल रहा था और चिल्ला रहा था। वे बेपरवाह उम्र में थे, उनकी आवाजें अपरिपक्व थीं, उनकी उम्मीदें पूरी थीं। मानो शिक्षक की विदेशी चॉकलेट के लिए लड़ना दुनिया की सबसे खुशी की बात थी। उसकी जेब में रखी तस्वीर झुर्रीदार और विकृत थी। उसने इसे 7 या 8 साल तक अपने पास रखा और यह अब भी बिल्कुल सीधा था, लेकिन उसके हाथों में यह 7 या 8 दिन भी नहीं टिकता था। वह इस तरह की नाजुक चीजों को संभाल कर रखने में अच्छा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह नहीं जानता था कि उन कोमल भावनाओं से कैसे निपटना है। फर्श गीला था। वो नहर ट्रैक ने चुपचाप बेसबॉल कैप ली और उसे लाई तुआन के सिर पर रख दिया। ली तुआन खुद को नियंत्रित करने में बहुत अच्छा है, इसलिए जब वह रोता है तो लोगों का दिल टूट जाता है। उसने अपनी टोपी नीचे खींच ली और अपना सिर और भी नीचे दबा लिया। वह गिरते आंसुओं को रोकना चाहता था, और उसके दिमाग में कभी वापस न आने वाले जवानी के शानदार साल आते रहे। मैंने हमेशा अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाया। उसकी आवाज नरम थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा दूसरों से एक कदम पीछे था। मेरी माँ की कहानी और ली लैन की कहानी एक जैसी थी। मुझे हमेशा वही नतीजे मिलेंगे जो मुझे सुकून देंगे। ली शुन ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थी,
और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब मैंने उस कंपनी में फेंग झिजिंग और गाओ जियानहोंग को देखा तो मेरे दिमाग में केवल यही बात थी कि उन दोनों को कैसे मारा जाए, खासकर गाओ जियानहोंग को। शुन। लेकिन मैं अभी भी कोई उपयुक्त तरीका नहीं सोच पाया। ली तुआन ने अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि उसके पास मुझसे नफरत करने का कोई कारण है। उसकी जेब में रखी तस्वीर में भी काओ किएन होंग की छाया थी। वह मुझ पर बहुत भरोसा करता था। ली शुन ने शांति से कहा, वे सभी मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। पहले तो गाओ जियानहोंग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि झो यून ने उन्हें आकर्षित करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। लेकिन मैंने कभी उनके साथ संवाद करने पर ध्यान नहीं दिया। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इसकी परवाह नहीं थी। यहाँ तक बोलते हुए ली तुआन ने जोर से हंसते हुए कहा, नहम डिट सही है, मैं एक कमीना हूँ। मैं असहमत हूँ। फुनहत ट्रैक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह सच है कि तुम जिद्दी हो और गलतियां करते हो, लेकिन जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, इसलिए खुद को दोषी ठहराना अनुचित है। लेकिन यह ठीक है। ली शुन खड़ा हो गया। उसके लंबे कद में एक अदृश्य दबाव था। उसकी आंखें सीधे सामने देख रही थी। उसकी आवाज ठंडी और जहरीली थी। मुझे परवाह नहीं है कि वे मुझसे कितनी नफरत करते हैं। मैं निश्चित रूप से वह सब कुछ वापस पा लूंगा जो मेरा है। उस कंपनी में उपनाम फोंग नहीं हो सकता। फू यी झुओ ने कहा, तुम क्या करने जा रहे हो? उसे जाने दो। क्या वह चला जाएगा? अगर वह नहीं जाता है तो कोई बात नहीं। ली तुआन ने फुनहत ट्रैक की ओर देखा। मैं उसे भगा दूंगा। इस नज़र से सब कुछ पहले जैसी स्थिति में लौट आया। फुनहत ट्रैक एक छोटी सी कुर्सी पर बैठा था, जैसे कोई छात्र सिर उठाकर व्याख्यान सुन रहा हो। कल नहमदीच ने उसे बुलाया और 1 घंटे तक उसे कोसा, जो कि बहुत ही दुर्लभ था क्योंकि नहमदीच शायद ही कभी फोन करता था। फुनहत ट्रैक अभी भी विनम्र था। चाहे नहमदीच उसे कितना भी डांटे, वह हमेशा उसे धीरे से शांत कर देता था। उसने रेन डी से जोर देकर कहा कि ली शुन कभी नहीं बदल सकता। समय व्यक्ति की धार को खत्म कर देता है और यह उसकी आत्मा को भी कठोर बना देता है। फू यी झुओ इत्मीनान से अपने पीछे बड़े दर्पण के सामने झुक गया और उदासी के साथ छत को देखता रहा। 6 साल पलक झपकते ही बीत गए। ओह, देखो, क्या मैं इन सालों में बिल्कुल नहीं बदला हूँ? अभी भी पहले जैसा सुंदर हूँ। ली शुन ने फू यी झुओ को अनदेखा किया, अपना सिर नीचे किया और सिगरेट जलाई। फू यी झुओ ने तुरंत उसे लात मारी। क्लास में धूम्रपान न करें। घर में अभी भी 2 या 3 बच्चे खेल रहे थे, इसलिए ली जुन ने असहजता से अपनी सिगरेट दूर रख दी। फू यी झुओ ने विनम्रता से सलाह दी, कम धूम्रपान करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखो, तुम्हारी भाभी ने पहले ही धूम्रपान छोड़ दिया है, तुम्हें सबकी सलाह माननी चाहिए। माहौल अजीब तरह से शांत था। फुनहत ट्रैक ने ली तुआन की आंखों में देखा। उसे लगा कि स्थिति ठीक नहीं लग रही है। आह, तुआन, भाभी के बारे में। मैं घर जा रहा हूँ। फुनहत ट्रैक की बात खत्म होने का इंतजार किए बिना ली तुआन ने बीच में ही टोक दिया। फुनहत ट्रैक हैरान था, इतनी जल्दी? कुछ हुआ? तुम सिर्फ कुछ दिनों के लिए बाहर गए हो। फुनहत ट्रैक ने भौहें सिकोड़ी। तुम हमेशा इतने व्यस्त क्यों रहते हो? ली तुआन बिना पीछे देखे सीधे दरवाजे से बाहर चला गया। फुनहत ट्रैक ने जल्दी से उसका पीछा किया। ली शुन ने दरवाजा खोला। बाहर पहले से ही अंधेरा था। फू यी झुओ ने कहा, बहुत देर हो चुकी है और तुम अभी भी अपनी भाभी को ढूंढ रहे हो। क्या तुम जा रहे हो? मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। ली शुन ने धीमी आवाज में कहा, उसका जिक्र मुझसे मत करो। मेरे पास उसके बारे में सोचने का समय नहीं है।
जब तक तुम्हें उसके बारे में सोचने का समय मिलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फू यीझुओ ने गहरी रात का फायदा उठाते हुए जानबूझकर ली शुन की चेतावनी भरी निगाहों को अनदेखा किया और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, शुन, देखो तुम फिर से जिद्दी हो गई हो। ली शुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, खतरनाक लग रही थी। फू यीझुओ ने पूछा, क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हारी भाभी के बगल वाला आदमी कौन है? मैं नहीं जानना चाहती, फू यीझुओ ने आगे कहा। अगर तुम नहीं जानना चाहती तो भी मैं तुम्हें बता दूंगी। ली शुन ने अपने दांत पीस लिए और आंगन से बाहर निकल गया। फोनहेड ट्रैक ने 1 इंच भी पीछे न रहते हुए उनका बहुत करीब से पीछा किया। ली शुन लंबा था और उसके पैर लंबे थे। फू यीझुओ उससे भी लंबा था। वह बहुत आसानी से उसके साथ चलता था और इत्मीनान से बातें करता था। वह एक चित्रकार है, उसका नाम तियान तू झुओ है। ली शुन के कदम अचानक रुक गए। फू यीझुओ लगभग उससे टकरा गया। ली शुन ने धीरे से पूछा, उसका नाम क्या है? तियान तू झुओ, क्या यह सही नाम है? मुझे ठीक से याद है। ली शुन ऐसा व्यक्ति था जिसे अतीत को याद रखना पसंद नहीं था। यह बचपन से ही उसकी आदत बन गई थी। संभवतः इसलिए क्योंकि उनके बचपन की यादों में बहुत कम चीजें थीं जिन्हें खुशहाल कहा जा सकता था। इसलिए वह हमेशा आगे की ओर देखते थे और दृढ़तापूर्वक उन सभी चीजों को पीछे छोड़ देते थे जिन्हें वह अनावश्यक समझते थे। इसलिए उसकी जिंदगी हमेशा टूटी फूटी सी रहती थी। घर छोड़ने से पहले वह लाई लैम से छुटकारा पाना चाहता था। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद वह फोनहेड ट्रैक को छोड़ना चाहता था। आज जेल से रिहा होने के बाद वह भी पढ़ाई में बिताया गया समय बर्बाद करना चाहता था। जब तक कि उसने वह तस्वीर नहीं देखी। उस समय उसके दिमाग में सिर्फ कैट ल्यूक की संगति थी। उसके पास किसी और चीज के बारे में सोचने की ऊर्जा नहीं थी। लेकिन उस तस्वीर में इतनी ताकत थी कि उसने उसे उस अतीत से जोड़ दिया जिसे वह भूलना चाहता था। उस पल से उसे याद आने लगा। वह अपनी स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता पर आश्चर्यचकित था। उसे अचानक पता चला कि वह किसी को भी नहीं भूला है। उनके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अभी भी वे विवरण स्पष्ट रूप से मौजूद थे जिनके बारे में उन्हें लगता था कि वे भूल गए थे। उसे यह भी याद था कि जब उसने पहली बार फोनहेड ट्रैक की परीक्षा दी थी तो परीक्षा में आखिरी सवाल का जवाब क्या था। तो बेशक उसे याद था कि दीन तु ट्रुक कौन था। उसे वह समय याद आया जब झोयू ने पहली बार लियू सीसी को उसके अंग्रेजी होमवर्क में मदद की थी। उसे चीनी दवा क्लिनिक में हुई उनकी आकस्मिक मुलाकात याद आई। साथ ही गैलरी की तीसरी मंजिल पर प्रदर्शनी हॉल में देखी गई पेंटिंग और उस प्रतिभाशाली चित्रकार का जिक्र करने पर उसके चेहरे पर आए भाव भी याद आए। लानत है। जुन, जुन, ली जुन अपने होश में आया। फू यीझुओ को ठंडे अंदाज में देखा और कठोर आवाज में कहा, भविष्य में उसके बारे में मुझसे जिक्र मत करना। फू यीझुओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसने ली जुन से कहा, करियर के मामले में तुम एक विशेषज्ञ हो। मैंने तुम्हें रोकने में कोई योगदान नहीं दिया। लेकिन प्यार के मामले में ईमानदारी से कहूँ तो तुम बहुत बचकाने हो। ली जुन फिर से जाने वाला था, लेकिन इस समय फू यीझुओ ने तुरंत उसे रोक दिया। क्या तुम्हें शक है कि तुम्हारी भाभी का उस चित्रकार के साथ संबंध है? क्या तुमने उससे पूछा है? उससे पूछो। ली एक्सन ने तुरंत हंसते हुए कहा कि मुझे इन चीजों से पूछा गया है, बड़े भाई ली एक्सयूएन के सामने। एक्सयूएन, अगर मैं कुछ भी नहीं है जो मैंने आपसे नहीं सीखा है तब से मैं छोटा था, यह महिलाओं के साथ व्यवहार करने का तरीका है। ली एक्सन ने अपना सिर घुमाया और उसे नहीं देखा। फू यीझुओ ने कहा, आप शैली में बहुत कमी है।
उनके जुनून का पोषण किया जाता है और पुरुषों की तुलना में अधिक लंबा पोषण किया जाता है। ली एक्सुएन ने अपने हाथों को अपनी जेब में डाल दिया। दूर देख रहे हैं कहीं और सुनने की जहमत बिल्कुल नहीं उठाई। फू यी झुओ ने गंभीरता से कहा, आपको पता होना चाहिए कि पहले आपने किसी को मौका नहीं दिया, आपने बस अपने आप ही निर्णय लिए, इसलिए आपको नहीं पता कि हर किसी को उस समय से कैसे गुजरना पड़ा। ली जुन ने अपने होठों को एक पंक्ति में दबाया। फू यी झुओ, अगर पिछले 6 सालों से हर कोई आपकी कहानी में डूबा हुआ होता तो वे बहुत पहले ही थक गए होते। ली जुन ने अभी भी अपने होठों को कसकर दबाया, एक स्टील की पट्टी की तरह जिद्दी जिसे मोड़ा नहीं जा सकता था। आज सुबह कॉफी शॉप की छवि उसके दिमाग में उभरी। जैसे ही चू वैन ने दुकान में कदम रखा, उसने उसे देखा, इसलिए नहीं कि वह चू वैन थी, बल्कि इससे पहले कि वह उसे पहचान पाता, उसने महसूस किया कि वह दुकान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वह अपनी सबसे खूबसूरत उम्र में है, उसकी मुस्कान बहुत चमकदार है, वह सुंदर धूप की तरह आकर्षक है और उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। उसकी त्वचा एक नई अंकुरित कली की तरह चिकनी थी, जो रोशनी से चमक रही थी। फू यी झुओ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद है जब तुम छोटी थी, तुम गणित में बहुत अच्छी थी और मशीनों को जोड़ने में सबसे अच्छी थी, इसलिए बाद में तुम एक मशीन की तरह कठोर हो गई। लेकिन लोग मशीन नहीं है और तुम्हारा दिल गणित की समस्या नहीं है। तुम सिर्फ जोड़ घटाना नहीं कर सकती। उसने ली जुन को फिर से देखा और कहा, झो यून विदेश में रह सकती थी, लेकिन वह स्नातक होते ही देश लौट आई, इस शहर में, और तुम्हारे विश्वविद्यालय के पास एक घर किराए पर लिया। पूरे 1 साल तक उसने केवल अपने दम पर करने के लिए प्रोजेक्ट स्वीकार किए और किसी भी कंपनी में आवेदन नहीं किया। हालांकि उसने खुद कभी कुछ नहीं कहा, एक बाहरी व्यक्ति के नजरिए से मुझे हमेशा लगा कि वह अवचेतन रूप से किसी चीज का इंतजार कर रही थी। तुम क्या सोचती हो? ली जुन ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, उसकी टोपी की किनारी उसके चेहरे को ढक रही थी। मुझे नहीं पता कि वह अब भी तुमसे प्यार करती है या नहीं, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ। अगर अब तुम्हारे पास कोई लक्ष्य है, तो वह कोई ऐसी होगी जो परिणामों की गणना नहीं करती। फल आपकी मदद करने के लिए दुनिया में सबसे सक्षम व्यक्ति भी है। फुनहत ट्रैक एक पल के लिए चुप हो गया, फिर आखिरकार बोला, तो अगर वह वाकई तुम्हारी मदद करने आती है, तो उसके लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ और इतना जिद्दी मत बनो। भावनाएं कंप्यूटर की तरह नहीं होती, जो सिर्फ 0 और 1 को ही समझती हैं। तुम्हें थोड़ा और परिपक्व होना चाहिए। फिर एक पल के लिए चुप्पी छा गई। ली शुन ने एक पल के लिए फू यी झुओ को देखा। कंप्यूटर 0 और 1 नहीं पढ़ता है। यह केवल इन 2 प्रकार के इनपुट को स्वीकार करता है, क्योंकि डिजिटल लॉजिक सर्किट 1 केवल 0 और 1 को स्वीकार कर सकता है। एक डिजिटल लॉजिक सर्किट बुनियादी लॉजिक गेट्स के एक सेट से बना है और या नहीं। इन गेट्स के इनपुट या आउटपुट मान केवल 2 मानों में से एक को स्वीकार कर सकते हैं, 0 या 1। डिजिटल लॉजिक सर्किट केवल 0 और 1 को स्वीकार कर सकता है, क्योंकि गैर रैखिक इलेक्ट्रॉनिक घटकों में केवल 2 गैर रैखिक क्षेत्र होते हैं। फू यी झुओ ने ली शुन को लंबे समय तक देखा और फिर उसके कंधे को थपथपाया। आज के लिए बस इतना ही, तुम आगे बढ़ो, जब तुम्हारे पास समय हो तो वापस आओ। खंड 2 अध्याय 9। चू वैन को नहीं पता था कि लितुआन और फुनहत ट्रैक मिले थे। इस समय वह अभी भी इस बात से चिंतित थी कि लितुआन नहमदीज से पैसे मांगेगा। लितुआन के जेल से रिहा होने के आधे महीने बाद हर किसी की जिंदगी अस्त व्यस्त थी, एक उलझी हुई गंदगी की तरह जिसे सुलझाना या फेंकना असंभव था। लेकिन इस अराजक स्थिति में भी उसने अपना दिमाग साफ रखा।
उसे पूरा यकीन था कि ली टुआन कैट ल्यूक कंपनी में जाने का विचार बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। क्या वह कंपनी इतनी बड़ी है? वह अभी अभी बाहर गया है और उसके पास पहले से ही ऐसी चीजों के बारे में सोचने के लिए बहुत ऊर्जा है, दीन टू ट्रुक ने पूछा। चू वान सोफे पर सिकुड़कर बैठ गया। जिन चीजों की उसे परवाह है, उनके लिए उसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। किसी के पास ऊर्जा का अटूट स्रोत नहीं होता, वे केवल कुछ समय तक ही टिक सकते हैं। चू वान ने अपना सिर हिलाया। तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो। वह कुछ देर चुप रही, फिर सोफे से उठ खड़ी हुई। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। कहाँ जाना है? कैट ल्यूक कंपनी। जिस दिन चू वैन को पता चला कि फोंग ची तिन्ह कैट ल्यूक कंपनी में शामिल हो गई है, उसी दिन वह नियाग्रा फॉल्स में बेहोश हो गई थी। उस समय उसने सोचा कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, और यह भी सोचा कि यह सीमा है, कि इससे अधिक भयानक कुछ भी नहीं है। लेकिन सच्चाई ने साबित कर दिया कि उसके लिए जीवन दुख और अंतहीन त्रासदियों का रसातल था। झो यून ने कई बार गाओ जियान होंग से सवाल किए थे, लेकिन कभी जवाब नहीं मिला। जब फेंग जी जिंग को पता चला कि झो यून ने गाओ जियान होंग से संपर्क किया है, तो उसने नए साल के दौरान उसकी मां को एक उपहार देने का अवसर भी लिया। वह झो यून के साथ संबंधों को आसान नहीं बनाना चाहता था, बल्कि उसकी मां की तारीफों के बीच उसे और भी अधिक पीड़ा देना चाहता था। धीरे धीरे यह मामला झो यून के भीतर का दानव बन गया। घर वापस आने के बाद भी वह हमेशा इसी चिंता में रहती थी कि अपने दिल में चुभने वाले इस कांटे को कैसे निकाले। लेकिन वह लाख सोचती रही, लेकिन उसे कोई अच्छा रास्ता नहीं मिल पाया। वह किसी भी आईटी कंपनी में काम करने की क्षमता रखती है, लेकिन यह बेकार है। भले ही कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, यह सिर्फ उत्पाद और परियोजनाएं थीं, और कुछ भी नहीं बदला जा सकता था। उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन अंतिम लक्ष्य भी व्यक्तिगत शिकायतें थी। इसलिए वह कर्मचारियों की भर्ती करने का मन नहीं बना सकी, भले ही उसे कई बार खुद को रोकना पड़ा। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। जब झो यूं उलझन में थी, तो तियान शियुझू ने उससे कहा, बहुत सी चीजें मजबूत ताकत से नहीं की जा सकती हैं। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व सबसे निर्णायक कारक है। तुम बहुत कमजोर हो, बहुत कायर हो। झो यूं यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी। तियान शियुझू ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यक्तित्व जन्मजात होता है, आपको खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। अब कायर झो यू फिर से कैटली कंपनी में आई। उसने रिसेप्शन डेस्क पर पूछा। उन्होंने कहा कि उसे मिस्टर गांव को देखने के लिए अपॉइंटमेंट लेना था। झो यू ने कहा, बस उसे बता दे कि एक पुराना सहपाठी तुम्हें देखने के लिए यहाँ है। रिसेप्शनिस्ट ने झो यूं का मूल्यांकन किया। यह लड़की बहुत सुंदर है। उसने फैशनेबल कपड़े पहने हैं, सफेद टाइट बनियान पहनी है और उसके हाथ में एक सुंदर काले चमड़े का बैग है। झो यू के सुरुचिपूर्ण रूप को देखकर रिसेप्शनिस्ट काफी विनम्र था। उसने काओ जियान होंग को बुलाया और झो यू से कहा, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। जनरल काओ तुरंत नीचे आ जाएगा। इस समय एक कार मुख्य द्वार पर रुकी। वह जगह नो पार्किंग जोन थी, लेकिन जब सुरक्षा गार्ड ने लाइसेंस प्लेट देखी, तो उसने इसे अनदेखा कर दिया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। भारी मेकअप पहने एक महिला कार से उतरी। उसके बाल गर्दन के पिछले हिस्से पर ढीले बंधे हुए थे, बालों की कुछ लटें नीचे लटक रही थी, और एक जोड़ी बड़ा धूप का चश्मा उसके चेहरे के आधे हिस्से को ढक रहा था। उसने ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे और जोर जोर से आवाज निकालते हुए लॉबी में दाखिल हुई, जबकि सुरक्षा गार्ड उसके पीछे पीछे चल रहा था। मिस एंगो, कार अभी भी चालू है, एंगो चान ने सहजता से कहा। इसे बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी को लेने आई हूँ। चलो अभी चलते हैं। वह सीधे रिसेप्शन डेस्क पर गई और अहंकार से पूछा,
काओ जियानहोंग कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट ने अजीब तरीके से जवाब दिया, सीईओ काओ ऊपर एक मीटिंग में है, तुरंत। रिसेप्शनिस्ट के बोलने का इंतजार किए बिना वू जेन मुड़ी और लिफ्ट की ओर चल दी। झो यून उसके बगल में खड़ी थी। जब वू जेन वहां से गुजरी तो उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। वू जेन लगभग झो यून जितनी ही लंबी थी, लेकिन ज्यादा मोटी लग रही थी। क्योंकि वह एक कलाकार है, वह अपनी त्वचा की अच्छी देखभाल करती है, लेकिन शायद भारी मेकअप के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके होंठ खून से सने हुए लाल हो गए थे। मिस एनगो, रिसेप्शनिस्ट ने आवाज लगाई, लेकिन गो चान ने ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, तभी रिसेप्शनिस्ट ने तिरस्कार दिखाया। चू वान ने यह सब देखा। इमारत में 2 लिफ्ट थी। जैसे ही गो चान की तरफ का दरवाजा बंद हुआ, उसके बगल वाली लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। काओ किएनहांग लिफ्ट से बाहर निकला और चू वैन को देखा। आखिरी बार वे कब मिले थे, चू वान को अब ठीक से याद नहीं आ रहा था। ओह, कितना प्यारा! काओ जियानहोंग मुस्कुराया और आगे बढ़ा। आम तौर पर अगर आमंत्रित भी किया जाता तो वह नहीं आता। आज ड्रैगन झींगा घर में क्यों आया? उसके बगल में रिसेप्शनिस्ट ने सावधानी से कहा, सीईओ काओ, सुश्री वू आ गई हैं। वह आपको देखने के लिए ऊपर गई हैं। काओ जियानहोंग ने अपना सिर घुमाया और गेट पर खड़ी नीली बीएमडब्ल्यू को देखा। वह अनजाने में भौहें सिकोड़ गया। सुरक्षा गार्ड ने यह देखा और जल्दी से भाग गया। काओ जियानहोंग ने धीरे से कहा, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि आप गेट के सामने पार्क नहीं कर सकते? सुरक्षा गार्ड, हाँ। काओ जियानहोंग ने फिर से लिफ्ट की ओर देखा। वह लिफ्ट 6ठी मंजिल से नीचे आ रही थी। मेरे पीछे आओ। वह झो यून को दालान में ले गया और रिसेप्शनिस्ट से सुविधाजनक ढंग से कहा, उसे कहो कि वह मेरा एक क्षण इंतजार करे। गाओ जियानहोंग और झो यून आपातकालीन निकास की ओर चले गए। उसने दरवाजा बंद कर दिया और दुनिया अचानक शांत हो गई। दालान में बासी गंध आ रही थी। गोदाम बंद नहीं था, अंदर 2 पोछे पड़े थे। दरवाजे के बाहर कचरे से भरे कई कार्डबोर्ड बॉक्स रखे हुए थे, जो पहले मॉनिटर बॉक्स हुआ करते थे। आइए इसे छोटा ही रखें, चू वान पहले बोला। अच्छा। काओ जियानहोंग के चेहरे पर हल्कापन आया। जो कहना है कहो। क्या तुम ली शुन से मिले हो? हाँ। गाओ जियानहोंग ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए झो यू को चिढ़ाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि उसके दिल में तुम्हारी हैसियत ज्यादा नहीं है। बाहर जाने के बाद वह सबसे पहले मुझे ही देखता है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? गाओ जियानहोंग, या फिर मुझे अनुमान लगाने दो कि तुम क्या कहने जा रहे हो। गाओ जियानहोंग ने अपने हाथ जेब में डाले, भौहें सिकोड़ी और एक पल के लिए सोचा, क्या तुम मुझे फेंग झिजिंग को बाहर निकालने के लिए कहना चाह रहे हो? अगर ऐसा है तो कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। कंपनी में हमारे पद बराबर हैं। हम में से कोई भी दूसरे को नौकरी से नहीं निकाल सकता। लेकिन ली शुन को कंपनी में भर्ती करने के लिए मुझसे पूछना अभी भी संभव है। तुम उससे कहो कि वह आकर आवेदन करे। झो यू ने उसे उदासीन भाव से देखा। गाओ जियानहोंग का चेहरा धीरे धीरे ठंडा हो गया। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखने की जहमत नहीं उठाई और फोन काट दिया। तुम्हारी पत्नी का फोन? चू यून ने कहा, फिर से बुलाओ। काओ जियानहोंग अभी भी वहीं स्थिर खड़ा था। आप वास्तव में क्या कहने जा रहे हैं? कहने के लिए कुछ भी नहीं है। चू वैन बाहर चला गया। यह मेरी गलती है। 6 साल हो गए हैं और मैं अभी भी इतना भोला हूँ। चू वैन ने दरवाजे की कुंडी घुमाई और जाने वाला था, लेकिन काओ किएनहोंग ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपना सिर घुमाया। काओ किएनहोंग उसके करीब खड़ा था। चांदी के चश्मे के पीछे उसकी आंखें ठंडी और भारी थी। क्या तुम्हें डर है कि हमारे बीच कोई विवाद होगा?
गाओ जियानहोंग ने ठंडे स्वर में कहा, अब पहले जैसा नहीं रहा, अब हम छात्र नहीं रहे। अगर हम सच में मरते दम तक लड़े, तो किसी का सिर जरूर टूट जाएगा और खून बहेगा। आपको क्या लगता है वह व्यक्ति कौन होगा? झो यून ने जवाब नहीं दिया। गाओ जियानहोंग ने शांति से जवाब दिया, वह है। झो यून ने अपने होंठ सिकोड़े। मैं मानता हूँ कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन यह युग इतना सरल नहीं है। गाओ जियानहोंग ने अचानक कहा, नहीं, कोई सरल युग नहीं है, इसीलिए वह अब इस स्थिति में है। क्या आपको याद है कि मैंने पहले क्या कहा था? झो यू चुप रहा। गाओ जियानहोंग ने जारी रखा, मैंने कहा, मैं मानता हूँ कि वह बहुत सक्षम है, लेकिन बस इतना ही, वह इससे आगे नहीं जा सकता। झो यू ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं। उसकी आंखों का सफेद भाग बिल्कुल भी धुंधला नहीं था। उसकी काली पुतलियां बर्फ में अंगूरों की तरह उभरी हुई थी, जिससे दूसरे पक्ष के लिए उनमें उसका प्रतिबिंब देखना आसान हो जाता था। वह अंदर से बाहर तक गाओ जियानहोंग को देखना चाहती थी और धीरे से बोली, यह परिणाम नहीं है, आपको पता होना चाहिए। गाओ जियानहोंग का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। उसने गुस्से में फिर से ऑफ बटन दबाया। आप अभी भी पहले जैसे ही हैं, किसी को मौका नहीं देते, हमेशा बिना किसी शर्त के उसके साथ खड़े रहते हैं। गाओ जियानहोंग ने व्यंग्य किया। हम दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो वे दो अलग अलग चीजें हैं। झो यून ने इसे छिपाने की जहमत नहीं उठाई और सीधे 3 शब्दों पर जोर देते हुए बोली, फैंग जीजिंग। उसने गाओ जियानहोंग को घूर कर देखा। चलो अभी बाकी चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ली शुन और फैंग जीजिंग के बीच क्या हुआ था। आप फैंग जिजिंग के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं? झो यून अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका और उत्तेजित हो गया। यह कंपनी कहाँ से आई? भले ही हम उस समय चले गए, लेकिन हमने अपना निवेश वापस नहीं लिया। गाओ जियानहोंग ने परवाह नहीं की और कहा, ओह, 2 मिलियन। मुझे खाता संख्या दे। मैं इसे आज दोपहर आपको वापस भेज दूंगा। इसे कठिन परिस्थितियों में मेरे पुराने सहपाठियों की मदद करने के लिए एक दान के रूप में माने। गाओ जियानहोंग, झो यून ने अविश्वास में उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और तभी वह थोड़ी स्त्रैण दिखाई दी, अभी की ठंडी बर्फ की सिल्ली के विपरीत। आप ऐसे शब्द कैसे कह सकते हैं? गाओ जियानहोंग ने व्यंग्य किया। आपको सहयोग करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, तो यह उसे क्यों होना चाहिए? भले ही आप ली शुन से इतनी नफरत करते हों, क्या ऐसा करना उसके चेहरे पर छुरा घोंपने के समान नहीं है? उसने कई बार गाओ जियानहोंग से इस मुद्दे के बारे में पूछा था। वह वास्तव में उम्मीद करती थी कि गाओ जियानहोंग ऐसा उत्तर दे सकता है जिसे हर कोई स्वीकार कर सके। लेकिन हर बार गाओ जियानहोंग वहीं खड़ा रहता जैसे कि यह स्वाभाविक बात थी। वह अभी भी अपने साथ उम्मीद की आखिरी किरण लेकर चल रही थी। उसके साथ अब और सहयोग मत करो। गाओ जियानहोंग एक पल के लिए चुप रहा और फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। झो यून, अब तुम चाहे जो भी कहो, यह बेकार है। गाओ जियानहोंग नीचे झुका, सीधे झो यून की आंखों में देखते हुए। जिस क्षण से ली शुन ने मुझे और फैंग जिजिंग को कंपनी में देखा, लड़ाई होने ही वाली थी। अब अगर मैं उसे जाने भी दूं, तो भी वह मुझे जाने नहीं देगा। तुम उसे बिल्कुल नहीं समझते, झो यू ने धीरे से कहा। हालांकि ली सुन उग्र है, लेकिन वह हृदयहीन नहीं है, इसीलिए उसे जेल जाना पड़ा। गाओ जियानहोंग की आंखें शांत थी। वह हृदयहीन है या नहीं, यह अब महत्वपूर्ण नहीं है। वह सीधा खड़ा हो गया, लेकिन वहां से नहीं गया। झो यू, सच कहूं तो जब से मैं कॉलेज में था, तब से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं मन ही मन खुद को खुशकिस्मत मानता था कि मेरे और उसके बीच आधिकारिक मैच स्कूल छोड़ने के बाद हुआ।
इसलिए छोटी मोटी हलचल कम होगी। झो यू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गाओ जियानहोंग का फोन फिर से बज उठा। इस बार उसने फोन नहीं काटा। उसकी आवाज भी बहुत नरम हो गई और उसने आखिरकार झो यू से कहा, इस मैच का नतीजा निश्चित रूप से दयनीय होगा। समय आने पर मुझे दोष मत देना। खंड 2 अध्याय 10। जब झो यू और गाओ जियानहोंग बहस कर रहे थे, लीक सुन और हो निंग भी एक दूसरे को देखकर जोर से सिर हिला रहे थे। सच कहे तो हो निंग ही एकमात्र नाराज व्यक्ति था, क्योंकि ली शुन ने उसके साथ विदेश जाने से इनकार कर दिया था। तुम फिर भी वापस जाना चाहते हो निंग को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हो निंग बहुत भावुक व्यक्ति था, उसके चेहरे पर सब कुछ व्यक्त हो जाता था। इस समय उसका चेहरा लाल था, इतना गुस्सा कि उसके होंठ और आंखें फड़क रही थी, मानो उसे मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? तुमने अपने पुराने दोस्तों को देखा, उनमें से एक ने तुम्हारी कंपनी संभाली, दूसरा कृतघ्न था और तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दिया। और तुम्हारी पूर्व प्रेमिका, वह बहुत समय पहले किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई थी। बताओ, तुम्हें अब भी क्या याद आता है? जब तुम जेल में थे, तो तुम इतनी औरत जैसी नहीं थी। ली शुन बिस्तर के पास बैठकर धूम्रपान कर रही थी। दरअसल हो निंग ने भी देखा कि ली शुन पिछले कुछ दिनों से पहले से अलग थी। जब वह पहली बार बाहर गया था, तो उसका पूरा शरीर शत्रुता से भरा हुआ था, लेकिन अब, हालांकि यह अभी भी वैसा ही था, उसके कदम अधिक दृढ़ और स्थिर थे। उसने उदासीनता से सिगरेट का धुआं उड़ा दिया। हो निंग ली शुन से 2 साल छोटा था। वह बचपन से ही दुबला पतला था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। उसे धोखा दिया गया और जेल भेज दिया गया, जहां उसे हमेशा तंग किया जाता था। सौभाग्य से उसे ली शुन की मदद मिली। वह हमेशा सोचता था कि ली तुआन और वह एक ही तरह के व्यक्ति हैं, इसलिए वह उसके साथ एक साथी की तरह व्यवहार करता था, लेकिन अब ली तुआन उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना नहीं चाहता था। क्या तुम यहाँ मेरे साथ रहना चाहते हो? ली तुआन ने पूछा। नहीं, हो निंग ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। यह तुम्हारा पहली बार बाहर जाना है। तुम्हें पता नहीं है कि समाज हमारे जैसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। ली शुन चुप हो गया। हो निंग ने फिर कहा, इसके अलावा आप लंबे समय से पेशे से बाहर हैं। क्या आप जानते हैं कि वैध तरीकों से उस कंपनी को वापस लेने में कितना समय लगेगा? स्पष्ट रूप से एक सरल समाधान है, आपको ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है? बिना किसी कारण के ली शुन ने सिगरेट को जमीन पर फेंक दिया और उसे बुझा दिया। मुझे सादगी पसंद नहीं है, चाहे वह कठिन हो या न हो। मुझे बस इस गुस्से को निगलने की जरूरत है। वह बहुत शांति से बोला, उसकी आंखें गहरी और गहरी दोनों थी। हो निंग कई बार उसकी दृढ़ निगाहों से प्रभावित हो चुका था। यह एक ऐसी नज़र थी जो उसके जैसे किसी व्यक्ति के पास कभी नहीं होगी। यह आक्रामकता से भरा हुआ था, एक जेट ब्लैक लॉ की तरह। जो इसे नहीं छूते थे वे नहीं जानते थे कि यह कितना गर्म था, और जो लोग इसे छूते थे वे पहले से ही घावों से ढके होते थे। अंत में हो निंग ने उसे फिर से मनाने की कोशिश की। क्या हम विदेश नहीं जा सकते? तुम वहां भी बदला ले सकते हो। ली जुन, इस तरह का व्यक्ति मेरे लिए टालने लायक नहीं है। अगर मैं छोड़ देता हूं, तो इसे एक दयनीय विफलता माना जाएगा। एक बार जब उसने फैसला कर लिया, तो कुछ भी उसे बदल नहीं सकता था। उसकी आंखों ने दृढ़ निश्चय के साथ हो निंग को देखा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम रहोगे या नहीं? हो निंग अपने होश में वापस आया, उसकी पीठ ठंडी और पसीने से तर थी। नहीं। हो निंग को याद आया कि पहली बार जब वह जेल से बाहर आया था, तो उसे भ्रम था कि वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह सकता है,
लेकिन वास्तविकता ने उसे अनगिनत कड़वे सबक दिए। उसने अपना सिर हिलाया, उसके माथे से पसीना भी टपक रहा था। नहीं, मैं नहीं रहूंगा। मैं दूसरों के चेहरे को इस तरह देखते हुए जीवन नहीं जी सकता। ली शुन, तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। ली शुन ने चुपचाप उसकी ओर देखा, जबकि हो निंग ने अपने दांत पीस लिए। देखो, जल्दी या बाद में तुम मुझे ढूंढने आओगे। हो निंग के बोलने के बाद उसने दरवाजा पटक दिया और चला गया। दरवाजा बंद होने की तेज आवाज पूरे फ्लोर पर साफ सुनी जा सकती थी। दरवाजे के पास रखी प्लास्टिक की बोतलों का ढेर हिल गया और लुढ़क कर नीचे फर्श पर गिर गया। ली तुआन ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और बिस्तर पर लेट गया। यह कमरा बहुत पुराना है, छत पर प्लास्टर उखड़ गया है और छत पर हल्के फफूंद के दाग हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बैठा रहा, लेकिन उसकी पीठ पहले से ही थोड़ी अकड़ गई थी। गर्दन मोड़ने की कोशिश करते हुए उसने हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी। उसने मन ही मन सोचा, उसे अभी भी अकेला नहीं माना जा सकता। कम से कम यह पीड़ादायक पीठ शुरू से आखिर तक उसके साथ रही है। महीने के मध्य में एक दिन चीन इंटरनेट एसोसिएशन ने इस शहर में 14वीं इंटरनेट कांग्रेस आयोजित की। आयोजन स्थल हुआजियांग इंटरनेशनल होटल का सम्मेलन केंद्र था। झो यू को एक कंपनी से निमंत्रण मिला, जिसके साथ उसने पहले काम किया था। वह काफी पहले पहुंच गई थी। कार्ड चेकिंग गेट पर लाइन में केवल 3 या 4 लोग ही थे। भव्य प्रवेश द्वार पर पतली लाल कालीन बिछी हुई थी, जिसके दोनों ओर सम्मेलन में भाग लेने वाली आईटी कंपनियों और प्रदर्शकों के पोस्टर लगे हुए थे। प्रत्येक कंपनी का पोस्टर जीवंत है, जिसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए स्कैन करने के लिए 2 आयामी बारकोड छवि है और सफल इंस्टॉलेशन के बाद वे यूएसबी, बैटरी चार्जर या फलों का रस देंगे। बस जब झो यू को थोड़ी प्यास लगी, तो वह एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऐप को स्कैन करने गई और उत्साही मार्केटिंग स्टाफ ने उसे फलों की एक प्लेट दी। झो यून ने सेब को अपने मुंह में रखा और इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन को खोला, फिर जल्दी से बाहर निकल गया। झो यून ने सेब को निगल लिया और एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया। हाल के वर्षों में इंटरनेट उद्योग तेजी से विकसित हुआ है। P2P, 1, O2O, 2 ई-कॉमर्स मॉडल की नई पीढ़ी धीरे धीरे पनपी है और लोगों के जीवन में भी भारी बदलाव आए हैं। छोटी आईटी कंपनियां बारिश के बाद बांस की टहनियों की तरह उग रही हैं। यही बात इस इंटरनेट कांग्रेस पर भी लागू होती है। कांग्रेस में भाग लेने वाली अधिकांश कंपनियां विकास, बिक्री बढ़ाने या प्रतिभाओं की भर्ती करने के तरीकों की तलाश में हैं। 1. P2P, पीयर टू पीयर ई कॉमर्स पार्टियों के 2 समूहों के बीच संचालित होता है, जिसमें विक्रेता और खरीदार दोनों व्यक्ति होते हैं। 2. O2O, ऑनलाइन टू ऑफलाइन ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइटों से संभावित ग्राहकों को वास्तविक जीवन में पारंपरिक स्टोर वितरण प्रणालियों की ओर आकर्षित करने के लिए एक व्यावसायिक रणनीति मॉडल है। चू वान सम्मेलन हॉल में गया। सम्मेलन अभी भी तैयारी के चरण में था। हुआजियांग समूह समृद्ध और शक्तिशाली है। पूरे सम्मेलन केंद्र को बेहद शानदार ढंग से सजाया गया है। हाई-टेक प्रभाव पैदा करने के लिए चारों दीवारों पर फर्श से छत तक की लगभग 10 मीटर ऊंची खिड़कियों को मोटे पर्दों से ढक दिया गया है, ताकि प्रकाश अंदर न आ सके। छत को 3 बड़ी जादुई बॉल लाइटों से सजाया गया है, जो घूमती हैं और चमकीले रंग बिखेरती हैं। हॉल में 1000 सीटें थीं। हर कुर्सी पर सफेद कपड़ा लगा हुआ था। नीचे एक बैग था, जिसके अंदर इस सम्मेलन की सामग्री, पुरस्कार और वीआईपी परिचय थे। चू वान को एक सीट मिली। उसने वीआईपी परिचय सूची खोली। पहली तस्वीर में फोंग ची तिन्ह की बहुत उत्साहित तस्वीर थी। कैट ल्यूक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित 5 कंपनियों में से एक थी, और वह कंपनी भी थी जिसमें हुआजियांग समूह निवेश करने की तैयारी कर रहा था।
इसलिए पहली पंक्ति की सीट ठीक बीच में थी। सीट पीछे वाली से अलग थी, एक शानदार और महान यूरोपीय शैली की सफेद चमड़े की कुर्सी। उसने परिचय नहीं पढ़ा और तुरंत इसे बंद कर दिया। वह यहाँ लाई तुआन का इंतजार करने आई थी। उसे लग रहा था कि वह आ जाएगा। कुछ समय पहले उसने लाई तुआन से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही। ऐसा लगा जैसे वह इस दुनिया से गायब हो गया हो। नाम डिच और फो नहा ट्रैक से पूछने पर उन्होंने कहा कि वे भी उसे नहीं ढूंढ पाए। तभी चू वान को एहसास हुआ कि जब से ली तुआन जेल से रिहा हुआ था, तब से वह सक्रिय रूप से सभी बैठकों में भाग ले रहा था। इसके विपरीत, जब उन्होंने उससे संपर्क करना चाहा, तो वे उसे ढूंढ ही नहीं पाए। यह जानकर उसे थोड़ा अजीब लगा। वह हमेशा ऐसा ही था, हमेशा नियंत्रण में रहने वाला। हर किसी को उसके मूड को देखना पड़ता था। फोनहेड ट्रैक सही था। कुछ चीजें ऐसी थी जो चरित्र में समाहित थी और जिन्हें बदला नहीं जा सकता था। एक हफ्ते तक लगातार खोज करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। डिएन टू ट्रुक ने सुझाव दिया कि वह अपनी बोरियत दूर करने के लिए बाहर जाए। संयोग से उस समय इंटरनेट सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। झो यून को एक निमंत्रण मिला और उसने देखा कि कैटली कंपनी एक प्रतिनिधि होगी। वह ली शुन को कॉल करना चाहती थी, लेकिन उसे वह नंबर याद नहीं आ रहा था जिस पर उसने पिछली बार कॉल करने के लिए हो निंग का फोन छीनते समय एक बार नजर डाली थी। अगर आपको यह याद होता तो मैं फ्रांस वापस लौट जाती, डीन टू ट्रुक मुस्कुराया और बोला। चू वान को अचानक डीन टू ट्रुक के शब्दों का मतलब समझ में आ गया। डीन टू ट्रुक बहुत ही विचारशील व्यक्ति था। उसकी विचारशीलता उसके चरित्र में भी गहराई से समाहित थी। वह लोगों को असहज नहीं करेगा, न ही वह लोगों को शर्मिंदा महसूस कराएगा। वह मोनेट के बगीचे की तरह शांत है और वह बहुत अच्छा भी है। चू वान उसे कई सालों से जानता है और उसका बहुत आभारी है। तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? डिएन टू ट्रुक ने उसकी ओर पीठ कर ली और एक लंबी, हल्के पीले रंग की लकड़ी की कुर्सी पर सीधे बैठकर धारा प्रवाह तैल चित्र बनाने लगे। उसने आखिरी स्ट्रोक बनाना समाप्त किया, अपना सिर घुमाया और शांत भाव से कहा, मजाक कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। क्या इससे तुम्हें असहज महसूस होगा? चू वान ने पूछा। हालांकि वे आधिकारिक तौर पर परिचित नहीं थे, चू वान ने स्वीकार किया कि उनकी भावनाएं सामान्य दोस्ती से परे हो गई थी। वह स्वयं भी बहुत आश्चर्यचकित थी। ली तुआन की जेल से रिहाई ने उसे उसकी कल्पना से कहीं अधिक चौंका दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अचानक अस्त-व्यस्त युद्ध के मैदान में झंडा फहरा दिया हो। चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, उसमें अभी भी लड़ने की ताकत थी। वह बेचैनी से गड्ढे में कूदने की तैयारी कर रही थी। बहुत समय हो गया था जब उसने अपने करियर पर इस तरह ध्यान दिया था। झो यून ने तियान शियूझू से कहा, मैं उस कंपनी और ली शुन को नहीं छोड़ सकता। मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। तियान शियूझू, तो क्या तुम उसे काम के लिए ढूंढ रहे हो या प्यार में पड़ने के लिए? झो यून ने उसकी ओर देखा और कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी ऊर्जा इसमें लगा दूंगा। मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करो। यह तुम्हारे साथ अन्याय है। तियान शियूझू हंसे बिना नहीं रह सका। तुम इतने ईमानदार क्यों हो? झो यून चुप था। ठीक है, घबराओ मत। तियान शियूझू ने सफेद शर्ट पहनी हुई थी और बहुत ही सौम्य दिख रहा था। आप मानवीय रिश्तों के बारे में बहुत जटिल तरीके से सोचते हैं। मैं काम की जरूरतों के कारण देश में रहा। साथ ही मैं आपके साथ बहुत सहज महसूस करता हूँ। हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं। यह इतना ही सरल है, शायद इसलिए कि वह कई सालों तक विदेश में रहा था। तियान शियूझू प्रेम संबंधों में बहुत सीधा था,
वह शायद ही कभी झाड़ झंखाड़ में घूमता था, हमेशा सीधे अपने विचार व्यक्त करता था। उसने फिर कहा, जैसे ही वह बाहर गया, तुम उत्तेजक इंजेक्शन की तरह हो गए। झो यू को वास्तव में यह स्वीकार करना पड़ा। मुझे इसके बारे में सोचने दो, तियान शियूझू ने कहा। वास्तव में कभी कभी साथी जितने अधिक अनुकूल होते हैं, साथ मिलना उतना ही कठिन होता है। टीवी नाटकों में हमेशा ऐसा ही होता है। अभी ज्यादा से ज्यादा हम सिर्फ साथी हैं। प्यार की तुलना में लक्ष्य उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। झो यून ने अपनी आंखें हटा ली और मेज पर रखे हेडफोन को देखा। जब तियान तूझू पेंटिंग कर रहा था तो उसे संगीत सुनना बहुत पसंद था, लेकिन वह उसके बिना था। तियान तूझू ने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच प्यार से ज्यादा महत्वपूर्ण कभी कुछ नहीं होगा। मैं बहुत आलसी हूँ। मेरे पास आगे बढ़ने के लिए कोई दूर का लक्ष्य नहीं है। मेरे लिए परिवार ही सब कुछ है। मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। यह ऐसी चीज है जिसकी मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन वह नहीं दे सकता। तियान तूझू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें कोमल और सीधी थी। वह बहुत कम झूठ बोलता है और प्रेम संबंधों में गणना नहीं करता। वह प्यार में नुकसान सह सकता था। यह ली शुन से अलग था। तियान शियूझू ने फिर से पैलेट और ब्रश उठाया। कुछ ही समय में पानी के रंग ने एक पतली परत बना ली थी। उसने ब्रश का इस्तेमाल करके उसे धीरे से पोंछ दिया। उस साल हमारा सपना इतनी दयनीय स्थिति में समाप्त हो गया। जुनून होना सामान्य है। भले ही हमारे पेशे पहाड़ों की तरह अलग अलग हों, फिर भी मैं इस सिद्धांत को समझता हूँ। हर किसी के पास महिमा के शिखर पर चढ़ने की महत्वाकांक्षा होती है, और एक व्यक्ति जितना अधिक प्रतिभाशाली होता है, उतना ही अपनी महान महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त न करने की स्थिति को सहन करना मुश्किल होता है। उसने रंगों को मिलाना समाप्त कर दिया और तेल चित्रकला पर सबसे सुंदर हरे रंग के स्ट्रोक को चित्रित करना जारी रखा। उन्होंने मजाक में कहा, पहले मैंने कहा था कि तुम बदला लेने के लिए इतने बुरे नहीं हो। अब जब कोई इतना बुरा व्यक्ति सामने आया है, तो तुम्हें जल्दी से उसकी ताकत उधार लेकर उस कांटे को निकाल देना चाहिए। फिर हम फ्रांस लौट जाएंगे और शांतिपूर्ण जीवन बिताएंगे। महिलाओं को अपना पूरा जीवन हत्या करने में नहीं बिताना चाहिए। यह बहुत दयनीय है। भाग 2 अध्याय 11। कार्यक्रम की योजना के अनुसार अधिवेशन 9 बजे शुरू हुआ, लेकिन 8:50 बजे भी लोग आ रहे थे। चू वान मुख्य हॉल में देखने गया। निरीक्षण द्वार पर खड़े लोगों की भीड़ अभी भी थी। 9:20 के बाद ही एमसी माइक्रोफोन का परीक्षण करने के लिए मंच पर गया। संकेतक लाइटें बंद हो गईं। सभी ने अपना सारा ध्यान सामने की भीड़ पर केंद्रित कर दिया। चू वान ने देखा कि कई वीआईपी मेहमानों को स्टाफ द्वारा उनकी सीटों तक ले जाया जा रहा है। उसने नजर घुमाई और बीच में काओ जियान होंग और फोंग ची तिन्ह को देखा। दोनों ने सूट पहन रखे थे। गाओ जियानहोंग पहले बैठ गए और फेंग झिजिंग तुरंत पीछे आ गए और मंच से नीचे आए एमसी को कुछ फुसफुसाते हुए कहा। मंच पर कोई उद्घाटन भाषण पढ़ रहा था और तेज रोशनी के कारण उसके चेहरे की विशेषताओं को देखना असंभव था। झो यून रिसेप्शन डेस्क से काफी दूर थी। उसने चारों ओर देखा और पाया कि सम्मेलन में मेहमानों के लिए बैठने की व्यवस्था बहुत ही चतुराई से की गई थी। पूरा हॉल 3 भागों में विभाजित है। सबसे पहले वीआईपी अतिथियों के लिए सीटों की 2 पंक्तियां हैं। बीच में मीडिया के लोगों और बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के लिए सीटों की कतारें थीं, जिनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी। उनके पीछे अनगिनत छोटी और मध्यम आकार की कंपनियां थीं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग थे। उनमें से ज्यादातर 20 की उम्र के युवा थे। हर कोई जोश और जुनून से भरा हुआ था। झो यू के बगल में बैठी लड़की ने उससे बात करने की पहल की,
उसकी आवाज नरम थी। हेलो। झो यू ने अपना सिर घुमाया। वह काफी पतली थी। उसका चेहरा अभी भी मासूम था, एक विश्वविद्यालय स्नातक की तरह दिख रही थी। उसने शर्माते हुए अपनी जेब से एक बिजनेस कार्ड निकाला। ट्रियो डोंग इंटरनेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, हांग शियाओवेई बिजनेस डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट। नमस्ते। हांग शियाओवेई ने झो यून को फिर से बधाई दी। झो यून ने कहा, मेरे पास बिजनेस कार्ड नहीं है। ओह, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्या करते हैं? झो यून ने एक पल के लिए सोचा। प्रोग्रामर। हांग शियाओवेई की आंखें चमक उठीं। फिर उसने झो यून से अपनी कंपनी की स्थिति के बारे में बात की और यहाँ तक कि झो यून को अपना मोबाइल फोन एप्लीकेशन भी दिखाया। ऐप का नाम लिटिल एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब है और इसमें यूनिवर्सिटी के छात्रों की मदद करने के लिए पार्ट टाइम जॉब सर्च फंक्शन है। आप एक प्रोग्रामर हैं, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको क्या लगता है कि हमारा ऐप और क्या विकसित कर सकता है? हांग शाओवेई ने धीरे से पूछा। झो यून ने अपना मोबाइल फोन पकड़ा, कुछ मिनटों तक उसे देखा और कहा, हम कुछ और फंक्शन विकसित कर सकते हैं। अभी यह सिर्फ एक साधारण नौकरी परिचय और संपर्क जानकारी है। हम भविष्य में नौकरी मूल्यांकन भी जोड़ सकते हैं। ओह! वर्तमान में एप्लीकेशन केवल हमें नौकरी खोजने में मदद करता है। भविष्य में हम उपयोगकर्ता की ताकत और रुचियों के आधार पर एक स्मार्ट अनुशंसा फंक्शन जोड़ सकते हैं। क्या आपकी कंपनी के सर्वर का डेटा वेयरहाउस उपयोगकर्ता के खोज इतिहास को सहेजता है? हाँ। हांग शाओवेई ने यह सुनकर दंग रह गई और घबरा कर कहा, नहीं, झो यून, यह थोड़ा बेकार है। असली डेटा एक मूल्यवान संसाधन है। आपको कम से कम समय में प्रत्येक उपयोगकर्ता की जरूरतों को समझना होगा। मुझे खेद है, लेकिन हांग जियाओवी ने धीरे से अपना सिर कम कर दिया और माफी मांगी। क्या आपके पास आपकी कंपनी में है? झो यू ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा। हांग शियावेई के होंठ घुमावदार थे। यह पहली बार में बहुत मुश्किल था, लेकिन अब यह ट्रैक पर है और ग्राहकों की संख्या है। हमारे ऐप के 3000 से ज्यादा उपयोगकर्ता हैं और एक विज्ञापन कंपनी ने पिछले हफ्ते हमसे संपर्क किया। झो यून, यह धीरे धीरे आएगा। अधीर मत बनो। अचानक उसके बगल में एक सिर दिखाई दिया और झो यून चौंक गया। फिर उसे एहसास हुआ कि यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो बहुत नीचे झुका हुआ था। चू वैन किनारे पर बैठा था। इस व्यक्ति ने अपने हाथ में बिजनेस कार्डों का एक बड़ा ढेर पकड़ रखा था। नीचे झुका और उन्हें एक एक करके प्रत्येक व्यक्ति को दे दिया। वह इतना बूढ़ा नहीं था और हांग शियाओवेई से भी ज्यादा शर्मीला लग रहा था। वह झिझकते हुए बोल रहा था और कंपनी का नाम भी साफ साफ नहीं बोल पा रहा था। क्या आप प्रोग्रामर हैं? हमारी कंपनी प्रोग्रामर की भर्ती कर रही है। उसने अपनी आवाज कम कर ली। झो यू ने बिजनेस कार्ड देखा। फेई यांग इंटरनेट लिमिटेड कंपनी, गो शिजी आर्ट डायरेक्टर। झो यू ने कहा, तुम्हारी जैसी कंपनी के 8 डायरेक्टर को भी बाहर जाकर लोगों की भर्ती करनी पड़ती है। गो शिजी शर्मा गए। लोग, पर्याप्त कर्मचारी नहीं। मंच पर उद्घाटन भाषण देने वाले अतिथि राष्ट्रीय नेटवर्क मीडिया कार्यालय के नेता थे। कुछ देर बोलने के बाद एमसी मंच पर आकर सारांश प्रस्तुत करने लगे, फिर अगले नेता को बोलने के लिए आमंत्रित किया। मंच पर किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। यह पेशा ऐसा ही है, लोग केवल विशिष्ट विषय वस्तु ही पसंद करते हैं। युवा लोग पुराने जमाने के नियमों को पसंद नहीं करते। हर कोई हांग शियाओवेई और गुओ शिजी की तरह है। वे कंपनी के बिजनेस कार्ड वितरित करने के लिए समय का लाभ उठाना पसंद करते हैं। यह एक अद्भुत युग है। अतीत में यदि आप कोई कंपनी शुरू करना चाहते थे तो वित्त, पीआर, संचार, चाहे आपने कितना भी कुछ इकट्ठा कर लिया हो, यह कभी पर्याप्त नहीं था। लेकिन अब
हॉल में मौजूद 1000 लोगों में से कम 800 लोग 25 साल से कम उम्र के थे। उनमें से हर कोई भविष्य के प्रति आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हालांकि हर कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन कम से कम इस दौर ने उन्हें एक मौका तो दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे 3 लोग हैं, 2 लोग हैं या फिर एक ही व्यक्ति है। जब तक वे अवसर को समझते हैं और चलन के साथ तालमेल बिठाते हैं, तब तक सिर्फ एक उत्पाद भी लोगों को आसमान तक उठाने और एक क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाने के लिए पर्याप्त है। एक युवक उसके पास से गुजरा। काली शर्ट, काली पैंट, कैजुअल लुक। वह लंबा था, थोड़ा झुककर चलता था और आलसी लग रहा था। मंच पर मौजूद नेता फिर से नीचे उतर गए और अब कंपनी के प्रतिनिधि की बारी थी। पहली कंपनी कैट ल्यूक थी। कंपनी के प्रवक्ता के रूप में फोंग ची तिन को पिछले 2 नेताओं की तुलना में बहुत अधिक ध्यान मिला। उन्होंने जोर से अपनी कंपनी का परिचय दिया, कैट ल्यूक द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य की विकास दिशा को सूचीबद्ध किया, यह व्यक्त करते हुए कि कैट ल्यूक कंपनी के पास पूरे प्रौद्योगिकी उद्योग को समृद्धि के शिखर पर खींचने की आकांक्षा है। उनकी उत्साहित उपस्थिति और अभी अभी गुजरी उदासीन पीठ ने एक स्पष्ट विपरीत छवि बनाई। यह एक समृद्ध युग है और सपनों का युग भी है। नायक समुद्र में रवाना होते हैं, हवा को पकड़ते हैं और लहरों पर सर्फिंग करते हैं, अपनी ताकत से सब कुछ साबित करने की आकांक्षा रखते हैं। चू वान ने एक गहरी सांस ली। न केवल उनके पीछे बैठे लोगों ने भाषण नहीं सुना, बल्कि पहली पंक्ति में बैठे काओ जियानहोंग ने भी फोंग ची तिन्ह के भाषण के प्रति बहरे होने का नाटक किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी उंगलियां अपनी कनपटियों पर रखीं, अपनी थकान को शांत किया। दोनों तरफ के टूर गाइड इत्मीनान से हाल ही में रिलीज हुए नवीनतम गेम पर चर्चा कर रहे थे, जब एक काली सी आकृति उनके सामने चमकी। ली शुन इत्मीनान से अपने घर की तरह वीआईपी क्षेत्र में चला गया, वीआईपी सीट पर बैठ गया जिसे मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। तभी कर्मचारियों ने उसे जल्दी से रोक दिया। जिस क्षण ली शुन बैठा, गाओ जियानहोंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने अपना सिर नहीं घुमाया, बस अपनी आंखों के कोने को देखना ही यह जानने के लिए पर्याप्त था कि कौन आया है। टूर गाइड ने आगे बढ़कर ली शुन से फुसफुसाते हुए कहा, सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आपके पास कोई वीआईपी निमंत्रण है? ली शुन ने कर्मचारियों की ओर देखा, उसकी आंखें बिल्कुल भी कोमल नहीं थी। युवा कर्मचारी उसकी निगाहों से डर गया। सर, अगर निमंत्रण न होता तो। मैं उसे जानता हूँ, काओ किएनहोंग ने शांति से कहा। कर्मचारी आश्चर्यचकित था। ओह, ठीक है। वह चला गया। दोनों आदमी एक दूसरे से बात किए बिना वहीं बैठे रहे। पूरे हॉल में सिर्फ स्टेज पर ही तेज रोशनी थी, बाकी जगह मंद बैंगनी नीली रोशनी से जगमगा रही थी। माहौल और भी गंभीर हो गया था। ली तुआन ने भावशून्य होकर स्टेज पर वक्ता को देखा। फोंग ची तिन्ह के भाषण के बाद मंच पर लगी बड़ी स्क्रीन पर कैट ल्यूक कंपनी के नए गेम का विज्ञापन दिखाया गया। रिलीज की इस दर पर कम से कम अगली 2 तिमाहियों में कैट ल्यूक को सबसे अधिक डाउनलोड प्राप्त होंगे। मैं फिर से पूछता हूँ, ली शुन ने धीरे से कहा। काओ जियानहोंग ने ठंडे मन से आगे देखा। चाहे आप कितनी भी बार पूछें, जवाब हमेशा एक ही होगा। ली शुन चुप था, मानो वह अभी भी काओ जियानहोंग को सोचने का समय दे रहा था। गाओ जियानहोंग का चेहरा और भी ठंडा होता गया। उसने अपना सिर घुमाया और ली शुन का मजाक उड़ाया। तुम पहले ऐसे नहीं थे। इतने सालों तक जेल में रहने के बाद तुम इतने भावुक कैसे हो गए? मुझे डराओ मत। ली शुन ने भी अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जिसमें एक ठंडा और तिरस्कार भरा भाव था। तो तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो?
जिस क्षण उसने ली शुन की उदासीन निगाह देखी, गांव जियानहोंग की बाईं टेम्पोरल बोन नस तनावग्रस्त हो गई। ऐसा दर्द हो रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत तेज गति से सुई से चुभो दिया हो। उसकी बाईं आंख भी गर्म हो गई। तुम्हें सावधानी से सोचना होगा। ली तुआन की आवाज में इत्मीनान था, जैसे कि वह बता रहा हो कि वह जिस कुर्सी पर बैठा है वह कितनी आरामदायक है। काओ किएनहोंग को अनजाने में ही अतीत याद आ गया। ली तुआन की नजरें पहले भी ऐसी ही थी, कभी किसी चीज को टालती नहीं थी, हमेशा हर चीज को सीधे देखती रहती थी। हालांकि उस समय वे सिर्फ एक छात्र थे तथा कुछ आईटी शौकीनों को साथ लेकर उन्होंने किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को हाथ में लेने का साहस किया। अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह 6 साल से बेरोजगार था, अकेला था, और उसने किसी भी बड़ी कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की थी। गांव जियानहोंग का पेट इस तरह से घूम रहा था जैसे वह एक नदी को हिला सकता है और एक महासागर को भर सकता है। ली शुन को इतना भरोसा क्यों था? ओह, वह कौन है? जब गांव जियानहोंग और ली शुन बात कर रहे थे, तब फेंग झिजिंग ने अपना भाषण पहले ही खत्म कर दिया था। अभी मंच पर ही उन्होंने देखा कि ली तुआन आ रहे हैं। उस समय एक क्षण के लिए उनकी आवाज कांप उठी, फिर उन्होंने तुरंत उसे नियंत्रित कर लिया। लेकिन ऐसे पल में भी उसे असंतुष्टि का एहसास होता था। उसे निश्चित रूप से उस व्यक्ति से निपटना था जिसने उसका मूड खराब कर दिया था। सभी कर्मचारी कहाँ हैं? क्या कोई यहाँ आ सकता है? फोंग ची तिन्ह ने बगल की ओर देखा। कर्मचारी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह जल्दी से आकर उसे समझाने लगा। लेकिन फोंग ची तिन्ह ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और उसे डांटना शुरू कर दिया। कर्मचारी कुछ भी बोल नहीं पाया, इसलिए उसने चुपचाप सब सहन कर लिया। दुर्भाग्य से, चाहे दूसरी तरफ कितना भी शोर क्यों न हो, ली जुन और गाओ जियानहोंग ने कोई ध्यान नहीं दिया। गाओ जियानहोंग सिरदर्द बर्दाश्त नहीं कर सका और धीमी आवाज में बोला, तुम जाओ। ली जुन ने कोई हरकत नहीं की, जैसे कि वह कुछ हिसाब लगा रहा हो। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, गाओ जियानहोंग, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें ढूंढूंगा, इसलिए मैं बस इतना ही कहूंगा। गाओ जियानहोंग की पलकें फिर से फड़क उठीं और उसने कठोर आवाज में कहा, तुम जल्दी जाओ। लेकिन वह ली जुन को आदेश नहीं दे सका। यह हमेशा पहले भी ऐसा ही होता था और अब भी ऐसा कभी नहीं हुआ था। वह कभी भी ली जुन को आदेश नहीं दे पाया था। जब उसने गलती से ऊपर देखा तो उसे यह देखकर झटका लगा कि इस बार ली जुन की आंखों में वाकई भावना थी। उसके मन में अचानक चू वान के शब्द गूंज उठे, तुम उसे बिल्कुल नहीं समझते। ली तुआन उग्र है पर हृदयहीन नहीं। ली तुआन की आवाज नरम थी। उसने खुद को सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर किया। काओ किएनहोंग से कहा, काओ किएनहोंग, तुम उसे भगा दो, मैं तुम्हें यह कंपनी दूंगा।